सभी को नमस्कार। सामान्य हिंदी के इस सीरीज़ में सेकंड वाला लेक्चर आज हम लोग संज्ञा स्टार्ट करने वाले हैं। संज्ञा बहुत ही छोटा, केवल एक ही पेज के अंदर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाने वाला टॉपिक है आपके लिए। और ये मान करके चलना कि कई बार हम लोग संज्ञा के प्रश्न करने में गलती करते हैं, तो इसे हम लोग लाइटली ना लेकर के, और इसके अंदर जो भी आज तक मेरे द्वारा दी हुई परीक्षाओं के अंदर मुझे कभी डाउट आए हैं तो उनकी मैं बात करूंगा। और दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग संज्ञा का टॉपिक पूरा कवर करेंगे और एक डेढ़ पेज, ऑलमोस्ट एक डेढ़ पेज के अंदर हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ज़्यादा समय ना लूँगा मैं आपका। सबसे पहले संज्ञा की शुरुआत करेंगे कि ये संज्ञा होती क्या है। ठीक है, तो संज्ञा की बात करेंगे हम लोग। उससे पहले एक बार हम लोग शब्दों की दो कोटियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। शब्द क्या होते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। वर्णों का एक समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द की दो कोटियाँ हैं, एक तो है विकारी और एक है अविकारी। प्रकार बोल सकते हैं इसे हम लोग। तो विकारी और अविकारी क्या होता है, तो यहाँ देखें। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण बदल जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पुत्र, तो वो ही अगर किसी लड़की के लिए बोला जाएगा तो इसी शब्द को मुझे बोलना पड़ेगा पुत्री। तो ये एक ऐसा शब्द हो गया है जो कि लिंग की वजह से बदल रहा है, इसीलिए हम इसे एक विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर कौन आते हैं। तो विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सारे के सारे विकारी शब्द आते हैं। इनके अंदर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, ये केवल अभी आपको समझना है, केवल ये लिखना है नोट डाल करके, ताकि मैं संज्ञा स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? इनके अंदर इन सभी कारकों की वजह से, मतलब लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं अव्यय। अव्यय, अव्यय, जिनका कोई भी व्यय नहीं होता है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होता है। ठीक है, इसको अलग से जब हम लोग पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विकारी शब्दों की, और विकारी शब्दों में सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है संज्ञा, जिनके अंदर की लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात थी जो कि हमें संज्ञा के लिए शुरू में समझनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? अभी मैंने बताया विकारी शब्द, विकारी मतलब समझते ही हो, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम या भाव का बोध होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम रह रहे भैया साइंस वाले, इतना क्या प्राणी, भाव क्या है चीज़ है ये, तो सीधा एक चीज़ समझ लो कि वस्तु का नाम संज्ञा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये वस्तु का नाम मतलब क्या? ये अभी तो बताया अपने व्यक्ति, स्थान, ये सब कहाँ गए? तो वस्तु का अर्थ क्या होता है? वस्तु का अर्थ होता है जिसका कोई अस्तित्व हो या अस्तित्व को हम ये कल्पना कर सकें उसके अस्तित्व की, है ना। ये बोल सकते हैं कि या अस्तित्व की कल्पना संभव हो, ये कल्पना संभव हो। तो जैसे मैं एक चीज बोलूं कि प्रेम, तो प्रेम का ऐसे यूं कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, परंतु उसकी कल्पना संभव है, तो वो एक क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। उसका जो भाव है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये तो है संज्ञा। जैसे मैंने बोला रमेश, तो ये एक व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, तो वस्तु का नाम हो गया। जैसे मैंने बोला जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया? एक स्थान का नाम हो गया। जैसे मैंने बोला कुत्ता, तो ये हो गया प्राणी का नाम। जैसे मैंने बोला गुण, काम, भाव, ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो उनका कुल मिला के नाम और संज्ञा, ये ही क्या है? एक दूसरे के समानार्थक हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, तो इतना याद ना रखो तो साइंस वालों केवल ये याद रख लो, वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और वस्तु कौन होती है? जिसका अस्तित्व हो या अस्तित्व की कल्पना की जा सके। ठीक है, नोट्स बना रहे हो? ठीक है, नहीं बना रहे हो तो मैं साथ के साथ में अभी दे दूंगा इसके बाद में। ठीक है ना, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। आगे देखो, बात कर रहे हैं संज्ञा के प्रकार की। तो संज्ञा के जो प्रकार है वो ज़्यादातर व्याकरणों में इसे 5 प्रकार से बताया गया है।
वैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये चीज पढ़ रखी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुक्स में इसको गणितीय व अगणितीय भी बोला जाता है। दो और प्रकार बता रहा हूं, गणितीय और अगणितीय भी बताते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इसको बताते हैं द्रव्यवाचक व समूहवाचक, ठीक है ना। तो हम बेसिकली ये 5 प्रकार लेकर के चलेंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 प्रकार मान करके चलेंगे। इसमें से एक प्रसिद्ध ये गुरुवर रहे हैं हिंदी के, उनका नाम है कामता प्रसाद गुरुजी। तो कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि जो समूहवाचक है ना, समूहवाचक, इस समूहवाचक का समावेश वो व्यक्तिवाचक में या वो जातिवाचक में मानते हैं कि ये जो समूहवाचक है ना, इसके शब्द व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में आ जाते हैं। और ये बोलते हैं कि जो द्रव्यवाचक है, इस द्रव्यवाचक का समावेश भी जातिवाचक में हो जाता है। तो कामता प्रसाद गुरुजी तो केवल इसके 3 ही प्रकार मानते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। परंतु कुछ लोगों ने, विद्वानों ने इसके 2 प्रकार और एक्स्ट्रा रखे हैं, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। अगर आपको ऑप्शन में 5 और 3 में से ऑप्शन मिलता है तो आप जनरली 3 आंसर लगाएंगे, और अगर आपको 3 की जगह 5 ऑप्शन मिलता है तो 5 आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये संज्ञा के प्रकार की बात होती है। अब इसमें से एक एक की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग जातिवाचक में आएंगे, जातिवाचक से समूहवाचक में आएंगे, समूहवाचक के बाद हम लोग द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक के बाद में हम लोग भाववाचक में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो दोस्तों, अगर मैं भी इस तरह से अलग अलग संज्ञाओं की बात करूंगा तो फिर हम में और आर्ट्स वालों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद उसमें किसकी बात करते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम्पल ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करने से ही हमारा जो लेवल है वो बूस्टअप होगा। तो चलिए ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं एक एक को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे मैंने बात करी रमेश की, जैसे मैंने बात करी लाल किला, है ना, तो ये किसी स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने बात करी आम की, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा है, पर जब वो एक से अधिक का बोध कराए। जैसे अगर मैंने बोला घर, तो जब घर की बात होती है तो वो इशारा करती है एक से ज़्यादा, सभी घरों की बात होती है ना। केवल घर शब्द जो है वो सभी घरों के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग उसको जाति सूचक शब्द मानते हैं। जैसे मैंने बात करी नदी की, तो जब मैं नदी की बात करता हूँ तो नदी की बात करने पर मुझे ये पता होता है, प्रतीत होता है कि सारी नदियों के लिए कहा जा रहा है ना। इसी तरह से पहाड़ की बात करने पर पहाड़, सभी पहाड़ों की बात हो सकती है, ठीक है। ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा ही है, पर इसमें एक आपको समूह का भाव दिखेगा। जैसे मैंने बात करी टुकड़ी, गिरोह, संघ, समूह, सेना, है ना, ये क्या है जातिवाचक संज्ञा, परंतु ये एक ग्रुप का, एक समूह का वर्णन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए तो जो हमारे कामता प्रसाद गुरुजी थे, उन्होंने बोला था कि भाई ये जो समूहवाचक है वो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक ही मान सकते हो, पर हम लोग अलग करेंगे। यदि हमें नहीं दे रखा है कि समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर जातिवाचक पर आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? जिसे नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे दूध, दही, चांदी, सोना, है ना, इसको हम गिन नहीं सकते, इनको नापते तोलते हैं, तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर से वही कामता प्रसाद गुरुजी ने बोला था कि द्रव्यवाचक को हम लोग किस में रख सकते हैं? जातिवाचक में रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भी वस्तु के गुण या दोष का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, है ना। इसके अलावा उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान वगैरह वगैरह, ये भी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब दोस्तों क्विकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऑप्शंस लेने वाले हैं और उन ऑप्शंस को हम लोग करने वाले हैं कि इसके अंदर किस तरह की संज्ञा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये 10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको इन 10 एग्जाम्पल्स को खुद से ट्राई करना है। पहली बात तो कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। मैं
कुछ सेकंड का यहाँ पे आपको पॉज देने वाला हूँ, जब तक मैं लाइन खींचता हूँ आप इसको पॉज करके और आप बताइए कि किसके अंदर क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ एक एक के। तो दोस्तों ये आंसर्स आपके रहेंगे। सबसे पहले सौंदर्य भाववाचक है, ठीक है। भाववाचक के और कौन से उदाहरण, जैसे भाववाचक में जैसे चढ़ाई, चढ़ाई का एक भाव है, भाववाचक होगी। जैसे यौवन एक दशा को दर्शाता है, ये भी भाव होगी, ठीक है। इसी के अलावा जो है हमारी कुर्सी, वो जातिवाचक है, क्योंकि जो कुर्सी का भाव आता है तो वो समस्त कुर्सियों के लिए आता है, घर की तरह, है ना। उसी तरह से अगर जातिवाचक की देखिए, तोता, तोता शब्द आते हैं पहले, समस्त तोतों के लिए भाव आता है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा यमुना एक नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कृष्ण एक नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुच्छा हमारे समूह को दर्शाता है। कुंज, कुंज एक समूह को दर्शाता है, कुंज समूह को समूहवाचक हो जाएगा। सिंध हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। 10-11 मिनट के अंदर हम लोगों ने इसे फिनिश किया है। अब इसी तरह से और आगे देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।